यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी कल की क्लास इस्लाम के उदय का जो हमने कल का जो जितना भी डिटेल जो हमने देखी थी उसके आगे की आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर वही एक किसी ने मुझे पूछा था, सर क्लास के अंदर के हिस्ट्री का क्या यूज़ है सर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो उससे रिलेटेड आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इतिहास का भी जो इतिहास विषय है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे इतिहास के अंदर अगर मैं बात करूँ 16वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक जो इतिहासकार भी हुए हैं, राजनीतिक भी और अच्छे विद्वान भी हैं, लॉर्ड बैकन का एक कोटेशन है, हिस्ट्री मेक मैन वाइज, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो इतिहास किस तरीके से मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है? इतिहास के अंदर बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये घटनाएं हमारे किसी के जीवन के अंदर किसी न किसी भाग को छूती है। ऐसी घटनाओं में मनुष्य के द्वारा किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें इतिहास करवाता है। इतिहास का यही ज्ञान हमारे लिए पूरे जीवन में उपयोगी साबित होता है। खाली इतिहास प्रतियोगिता साहित्य या प्रतियोगिता के पर्पज़ से और कुछ परीक्षाओं के पास करने के पर्पज़ से ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतिहास हमारे पूरे जीवन में उपयोगी है। जीवन के हर पल के अंदर क्या है, हमें इतिहास की किसी न किसी घटनाओं से कुछ न कुछ सीख मिलती है। यही वजह है कि एक अच्छे प्रशासक के निर्माण के लिए, एक अच्छे प्रशासक का जो है अगर उसकी अच्छी योग्यता है तो उसके अंदर इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो यह कुछ बातें थी इतिहास के उपयोगी। इसके साथ साथ मैं और भी मेरी क्लास के अंदर इतिहास से संबंध और भी बहुत सारी रोचक बातें हम उनकी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, चिंतित होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आज इस गलाकाट प्रतियोगिता के अंदर अगर किसी को भी सरवाइव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या करना पड़ेगा, भविष्य की चिंता करना पड़ेगा, भविष्य की चिंता रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी का एक लाइन है, एक उक्ति है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जो कुछ है वर्तमान है, यानी जब सब कुछ है वो वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान में ही हम हैं, और भविष्य की चिंता हमें कायर बना देगी। यानी हम अत्यधिक भविष्य की चिंता करेंगे तो हम ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, इस सोच के लिए क्या कर देगा, हमें मजबूर कर देगा। और इसी तरीके से भूतकाल का भूत हमारी कमर तोड़ देगा। हम हमेशा सोचते रहेंगे कि हमने भूत में ये गलती कर दी जिसकी वजह से ये हो गया वो हो गया, तो भूत का भूत हमारी कमर तोड़ देगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो एक उच्च कोटि के साहित्यकार व्यंग्यकार हुए हैं, अपने समय में जब उन्होंने वर्तमान की बात की है तो ज़्यादातर जितने भी उनके हम देखते हैं नाटक के निबंध हैं, चाहे गोदान देख लीजिए, चाहे ठाकुर का कुआं देख लीजिए, ये सारी के सारी समकालीन समय की ही क्या है बातें उनके टाइम की थी, जिनका ही उन्होंने क्या है अपने इन साहित्यिक कृतियों के अंदर क्या करने का काम किया, उल्लेख करने का काम किया। चलिए ठीक है, ये बातें हमारी चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ में हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, हमारा डिस्कशन कल हमने बात की थी इस्लाम धर्म के उदय की बात की थी, मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जाना था। फिर हमने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कायस इज़्म शरीयत के बारे में पढ़ा था। तो कहने का मतलब यह सब चीज़ें हमें जानना इनके लिए क्यों ज़रूरी हो गया? यह ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि 1000 ईस्वी या हम पढ़ते हैं 1291-92 तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध के बाद भारत के अंदर एक नए तरह के शासक वर्ग का क्या हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। एक नए तरह का शासक क्या है, अब भारत पर शासन करेगा। तो इससे संबंधित क्या क्या ये जो नए शासक हैं ये भारत के मूल भारतीय निवासी नहीं हैं, लेकिन यह क्या है एक अलग
अलग मज़हब से अपना संबंध रखते हैं और उनके रीति रिवाज भी अलग है, और उन रीति रिवाजों का क्या है लागू करना, क्या जो दिल्ली सल्तनत का हम समय देखते हैं तो वो सारे के सारे हमें वहाँ पर देखने। तो एक मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए जो एक बेस है उसके अकॉर्डिंग हमें इस्लाम धर्म के उदय को पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। और मेरा यह विश्वास है अगर हम इसी तरीके से अगर बेस को रखकर हम पढ़ें तो इतिहास के अंदर क्या है, खासकर मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय, इससे संबंधित बात हो चुकी थी हमारी। आज जो हमारा जो टॉपिक है, हम बात कर रहे थे पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने शरीयत की बात की थी। शरीयत, इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि इस जो कानून, इस्लामिक कानून का जो आधार है वह है कुरान, हदीस, इज्मा और चाहता है कियास। इन चारों का समूह क्या है? शरीयत। ये हमने पढ़ा था। और शरीयत ना मानने वालों के लिए क्या जारी होता है? फतवा जारी होता है। अब जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हो रहा है, हम पढ़ते हैं कि खलीफा उमर के समय इस्लाम 3 महाद्वीपों में फैल जाता है और इसका दायरा, क्षेत्र विस्तार नए नए क्षेत्रों के अंदर हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस्लामिक कानून के लिए बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें शरीयत की व्याख्या के 4 स्तंभ मिलते हैं या 4 व्याख्याकार मिलते हैं। शरीयत की व्याख्या, नेक्स्ट मैं यहां लिख लेता हूं, शरीयत की व्याख्या, इस्लामिक कानून की व्याख्या। इसकी 4 विचारधाराएं, ज़्यादा हम विस्तार से नहीं लेकिन शॉर्ट में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इस्लामिक कानून की 4 कौन कौन सी व्याख्याएं हैं। तो सबसे पहले जो व्याख्या है वो है मलिकापंथी, मलिकपंथी व्याख्या। दूसरी जो व्याख्या है हनीफी व्याख्या, हनीफापंथी व्याख्या। और सफवी या सफी पंथी व्याख्या। और चौथी है हनबल, चौथी आती है हमारे सामने हनबल, हनबल पंथी व्याख्या। तो ये 4 व्याख्याएं आती है हमारे सामने। इन चारों शरीयत की व्याख्याओं में से केवल जो हनीफी व्याख्या है यही इस्लामिक राज्य में जिमियों की स्वीकृति करता है, जिमियों के रहने की स्वीकृति देता है, स्वीकृति देता है। किनका? जिमियों को रहने की स्वीकृति देता है। अब जो हनीफी पंथी है वही क्या है? इस्लामिक राज्य में जिमी गैर इस्लामिक लोग, जिमी इस्लामिक लोग जिमी। अब उस समय अरब के अंदर कौन थे जिमी? तो उसके अंदर थे यहूदी,
व ईसाई। तो केवल हनीफी जो पंथी है, हनीफी पंथी शरीयत की जो व्याख्या करती है, उसने ही क्या है, हम देखते हैं जिम्मियों को इस्लामिक राज्य में रहने की स्वीकृति प्रदान की है। अब दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली सल्तनत जो है वह दिल्ली सल्तनत भी किसको मानता है, कौन सी शरीयत की कौन सी जो है व्याख्या को ही मानता है, हनीफी पंथी व्याख्या को ही मानता है दिल्ली सल्तनत भी। दिल्ली सल्तनत भी किसको मानता है, हनीफी पंथी। तो ये मैंने आपको इस शरीयत की 4 व्याख्याओं के बारे में बताया। ज़्यादा विस्तार से हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही उपयुक्त है कि ये 4 जो इस शरीयत की व्याख्या है, उनमें से जो हनीफी जो शरीयत की व्याख्या है उसको ही क्या है माना जाता है, वही जिम्मियों को रहने की स्वीकृति देता है। और दिल्ली सल्तनत का जो राजस्व और राज्य प्रशासन है वो कौन सी शरीयत की कौन सी से, हनीफी से क्या है मानकर आगे चलता है। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, इस्लाम का विस्तार हो रहा है, इस्लाम का विस्तार हो रहा है और हम देखते हैं भारत पर इस्लाम का उदय, भारत पर आक्रमण, इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हो रहा है उमर के समय। सबसे पहले उमर के समय 636 के अंदर खलीफा उमर के समय, खलीफा उमर के समय कहाँ आक्रमण होता है, बंबई के थाना नामक स्थान पर, बंबई के थाना नामक स्थान पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। अब जब यहां आक्रमण हो रहा है, यह हो रहा है 636 ईस्वी के अंदर, लेकिन यह आक्रमण पूरी तरीके से क्या था, असफल था आक्रमण। अब इसके बाद में हम देखते हैं सिंध के ऊपर आक्रमण होता है और यहाँ पर भी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में यहाँ पर भी सफलता नहीं मिलती है। अब एक यहाँ पर बात आती, क्या इस अरबी जो है साम्राज्य या इस्लामिक साम्राज्य, इसका विस्तार, राजनीतिक विस्तार सीधा सिंध में ही हुआ, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। नहीं, ऐसा नहीं, सिंध में नहीं हुआ। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो अरब भारत के अंदर क्या है, अगला हेडिंग यही डाल देते हैं, भारत में इस्लाम, भारत में इस्लाम का उदय। अब यहां मैं अगर बात करूं तो प्रारंभ में भारत के अंदर जो इस्लामी व्यक्ति हैं उनका उद्देश्य व्यापार वाणिज्य हेतु, व्यापार वाणिज्य हेतु कहां आते हैं, सबसे पहले व्यापार वाणिज्य हेतु ये आते हैं हमारे केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। और यहीं पर क्या है, मालाबार तट की महिलाओं से विवाह करते और यहीं जो बाद में इनके जो वंशज हैं वो मोपला कहलाए, मोपला। ठीक है, एक तो वर्णन यहां मिलता है। दूसरा हमें जानकारी मिलती है कि 825 का एक शिलालेख है, केरल के अंदर ही मिलता है शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर भी बहुत सारे इस्लामिक अरबी व्यक्तियों के क्या है, निवास करने, केरल में निवास करने का वर्णन हमें मिलता है, प्रमाण मिलता है। और राजाओं के द्वारा भी क्या है, किनको संरक्षण दिया जा रहा था, इन अरबी व्यापारियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा था। और अगर मैं उस आगे देखें तो मदुराई के अंदर, मदुराई के अंदर भी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के अंदर हम बात करते हैं, मदुराई के राजा के द्वारा भी क्या किया गया है, इस अरबी व्यक्तियों के, अरबी व्यापारियों के रहने के लिए क्या किया गया, प्रबंध किया गया। इनको भी क्या दी गई, स्वीकृति दी गई थी अपने राज्य में। एक विद्वान है अल इदरसी, अल इदरसी, यह विद्वान अपनी पुस्तक के अंदर ये वर्णन करता है कि भारत के अंदर राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंदर क्या था, बहुत सारे जो मुसलमान थे उनका निवास था। और इन राष्ट्रकूट साम्राज्यों में जामा मस्जिदों का भी वर्णन है कि वहाँ पर मस्जिदें भी थी,
तो हम देख सकते हैं प्राचीन भारत के अंदर इस्लाम के राजनीतिक विस्तार से पूर्व भी क्या है, भारत के अंदर क्या है, इस्लाम के व्यक्तियों का क्या हो रहा है, निवास हो रहा है। ठीक है। अब क्या हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या था यहाँ पर। पहले के जो जितने भी हम देखते हैं व्यापारी वर्ग हैं और बाद के अंदर जो सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं, परिवर्तन यही था। पहले जितने भी जो आए उनका उद्देश्य था केवल व्यापार, लेकिन सिंध पर आक्रमण के समय इनका उद्देश्य है राजनीतिक व धार्मिक, यानी धर्म के प्रचार का भी है और राजनीतिक भी है। तो इस दृष्टि से यहां पर क्या है, यह अलग इनकी विचारधारा है सिंध पर आक्रमण करते समय। अब अगर मैं बात करूं सिंध पर आक्रमण की, सिंध पर आक्रमण की बात करूं मैं, यह सिंध का मैप हमारे सामने है। मुल्तान, अरोर, ब्राह्मणबाद, मकरान और ये सिंध के आसपास के ये जो राज्य हैं वो सारे के सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंध पर आक्रमण करने का क्या कारण था और यहाँ पर क्या है, शासक कौन था, तो अगर मैं बात करूं तो एक मामोरी फकीरों की एक लाइन है कि जड़ोती, कडोती, सिंधुड़ी, जड़ोती, कडोती, सिंधुड़ी, ताखे, कंधारा, जोखे। अब इस लाइन का अर्थ क्या है, ये जो मामूरी फकीर थे उनकी लाइन थी। इस लाइन का अर्थ ये है कि जब कभी भी सिंध पर क्या होगा, कोई विदेशी आक्रमण होगा तो कहां से होगा, कंधार से ही होगा। इस लाइन का ये अर्थ है कि कंधार से ही उनको क्या होगा, जोखा यानी जोखिम होगा उनको। तो इन फकीरों के द्वारा ये लाइन कही गई थी, ये बिल्कुल सच थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि सिंध पर आक्रमण हो रहा है, सिंध पर आक्रमण। समय तो 711 से 12 के बीच ईस्वी का सफल आक्रमण है। अब इस आक्रमण से पहले भी क्या हुए हैं, सिंध पर आक्रमण हुए हैं, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली जो कि इस आक्रमण के समय में। थोड़ी सी यहाँ पर इस समय शासक हैं चच वंश के राजा दाहिर सेन। ब्राह्मण वंश के हैं, ब्राह्मण वंश के राजा हैं दाहिर। अब सिंध के इस आक्रमण की हमारे पास स्रोत क्या है? अगर स्रोतों की मैं बात करूं तो 2 स्रोत आते हैं हमारे सामने। एक आता है, पहला स्रोत तो है चचनामा। इस चचनामे का जो लेखक है अज्ञात है, कोई अरबी व्यक्ति है, अरबी में लिखी है इस चचनामा को, जिसका क्या हुआ है, कूफी नामक स्थान पर इसका फारसी में अनुवाद हुआ है।
तो समकालीन अगर ग्रंथों में बात करूं तो कौन सा है? चचनामा है, जो क्या है? सिंध का इतिहास है और समकालीन स्रोत है। बाद के अंदर एक और स्रोत भी आता है, मोहम्मद मासूम का भी आता है, तारीख ए सिंध। अकबर के समय लिखा गया था तारीख ए सिंध। कब लिखा गया है तारीख ए सिंध? तारीख ए सिंध 1600 ईस्वी के लगभग लिखा गया। अब 1600 ईस्वी के अंदर तारीख ए सिंध लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है हमारे सामने ये दो स्रोत हैं जो हमें क्या है, सिंध के तत्कालीन जो समय की हमारे समय की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चचनामा है। अब अगर मैं आक्रमण से पहले की बात करूं सिंध के इतिहास के बारे में, तो सिंध में पहले, अब थोड़ा सा यहाँ देवाजी वंश, अब थोड़ा ये जो स्रोत हैं और देवाजी हैं, और भी किसी नाम से इस वंश को जाना जाता है। इस वंश के शासक हैं राजा राय सहारस फर्स्ट, ये राजा है। इनके समय ईरान के शासक नौमिज शाह ने क्या किया? नौमिज शाह ने आक्रमण किया। तो इस समय क्या है, आक्रमण किया गया, तो राय सहारस क्या है, बड़ी वीरता के साथ इनका सामना करने के लिए उपस्थित हुआ। लेकिन क्या किया गया? युद्ध में छल कपट के द्वारा राय सहारस की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अच्छा, इनकी हत्या के बाद इनके पुत्र हैं राय साहसी, जो शासक बनते हैं, बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ईरान के शाह को क्या है, वापस लौट जाना पड़ता है। और इसके बाद सिंध के शासक कौन है? राय साहसी सिंध के शासक हैं। अब राय साहसी का क्या है, उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से क्या है, इनकी मृत्यु के बाद इनका मंत्री है, जो ब्राह्मण वंश का है, मंत्री है ब्राह्मण, जिसका नाम है चच। यह चच क्या होते हैं, सिंध के अगले शासक बनते हैं। अब चच की मृत्यु के बाद 644 ईस्वी के लगभग क्या होती है, चच की भी मृत्यु हो जाती है। तो चच की मृत्यु के बाद इनका पुत्र कौन, दाहिर सैन क्या बनता है, शासक बनता है। दाहिर सैन शासक बन गया। लेकिन क्या है, इनकी आयु क्या है, अल्प आयु के हैं दाहिर, तो जिसकी वजह से बादर के शासक हैं, बादर के शासक हैं इनके चाचा, बादर के शासक, चाचा का नाम है चंदर। इनके द्वारा क्या किया जाता है, राजा दाहिर सैन का क्या किया जाता है, लालन पालन किया जाता है और राज्य चलाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। परंतु चंदर के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया जाता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लेते हैं चाचा चंदर किसका, बौद्ध धर्म का, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंध के राज्य प्रशासन में ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो जाता है। और क्या होता है, ऐसी स्थिति में चाचा चंदर के खिलाफ क्या होता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और क्या हो जाता है, इसी विद्रोह के बाद में क्या है, सिंध के जो शासक बनते हैं दाहिर बन जाते हैं, दाहिर शासक, दाहिर सेन शासक। अब जब दाहिर सेन शासक बने हैं तो इनके सामने पहली चुनौती तो क्या है, विद्रोहियों की चुनौती है, विद्रोहियों की चुनौती। दूसरी चुनौती विदेशियों के आक्रमण की चुनौती, विदेशी आक्रमण की चुनौती, आक्रमण की चुनौती। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं
परिस्थितियां एक के बाद एक बदल रही हैं। राजा दहिर सेन के लिए यहाँ क्या है, चुनौती उत्पन्न होती है। प्रारंभिक विद्रोहियों की चुनौतियों को बड़ी कठोरता से कुचल दिया जाता है, जिनमें अधिकतर बौद्ध थे। तो जिसकी वजह से क्या है, बौद्ध नाराज हो जाते हैं राजा दाहिर से, और अच्छे अवसर की तलाश में क्या है, समय व्यतीत करते हैं। ऐसी ही स्थिति के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं 712 से पहले तत्कालिक कारण क्या था सिंध पर आक्रमण का। तात्कालिक कारण, अगर तात्कालिक कारण की मैं चर्चा करूं तो तात्कालिक कारण यह था कि लंका से कुछ अरब व्यापारियों के जहाज सिंध के देवल के निकट, देवल के डाकुओं के द्वारा लूट लिए जाते हैं, अब ये घटना घटित हो जाती है। अब जैसे ही ये घटना घटित हुई तो इसकी जानकारी किसके पास पहुंची, ईरान के सूबेदार के पास पहुंची। और इस समय ईरान का सूबेदार है हजाज इस समय ईरान का सूबेदार है। तो हजाज ने क्या किया, राजा दाहिर को क्या है, इस घटना की जानकारी दी और बदले में इन अरब व्यापारियों के लूट का, जो इनको लूट लिया गया, उसका हर्जाना मांगा हजाज ने। किससे, दाहिर ने इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ना ही किसी तरह का क्या है आश्वासन दिया। ऐसी स्थिति में हजाज के लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया सिंध पर आक्रमण करने के लिए। सिंध पर आक्रमण करने के लिए हजाज ने हजाज सूबेदार है ईरान का, किसके अधीन है, खलीफा वाहिद के अधीन है। अब क्या हुआ कि हजाज को जब जानकारी मिली तो इसने अपने 3 सेनापतियों को भेजा। पहला जो सेनापति है वो है उबैदुल्ला, दूसरा इसने भेजा वर्दुल को, और तीसरा भेजा मोहम्मद बिन कासिम। ये 3 इसने भेजा है और इनके द्वारा क्या आक्रमण। अब इससे पहले एक घटना और हो चुकी थी। इससे पहले अरबों का अधिकार हो गया था सिंध के मकरान नामक स्थान पर। यह अधिकार किया था इब्न अल हरी वहित नामक सेनाधिकारी ने। ये इससे आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने मकरान नामक स्थान पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और यहीं से फिर क्या है सिंध विजय की क्या है कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह एक सामरिक महत्व का स्थान था। सामरिक महत्व के ऊपर क्या है अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, अरबों का अधिकार हो गया। यह है मकरान आपके सामने। अब जब इसके ऊपर अधिकार हो गया, इसके ऊपर अधिकार करने वाला है, फिर से मैं लिख लेता हूं, इब्न अल हरी बहिस्त। अब इसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसी माकरन से आगे बढ़ेगा कौन,
मोहम्मद बिन कासिम। अब अभी मैंने आपको बताया था, मैंने 3 सेना नायकों के, हजाज के द्वारा 3 सेना नायकों को भेजा जाता है। सबसे पहले उबैदुल्लाह को भेजा जाता है, उबैदुल्लाह पूरी तरीके से असफल हो जाता है। उसके बाद वर्दुल को भेजा जाता है, वर्दुल भी असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हजाज के द्वारा अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है। इस समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु 17 वर्ष बताई जाती है। मोहम्मद बिन कासिम आयु 17 वर्ष, 17-18 वर्ष होंगे। और कौन है ये? हजाज का दामाद है। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या अपने साथ ऊंट, घोड़े, मजैनिक और नेफ्ता जैसे हथियारों के साथ कहाँ आता है? युद्ध भूमि में उपस्थित होता है। मकरान को पार करके कहाँ पर इसका जो अगला जो है देवल पर अधिकार करता है, देवल पर आक्रमण करता है। देवल बंदरगाह है, सिंध का प्रसिद्ध बंदरगाह है देवल। तो देवल पर आक्रमण करता है और देवल को क्या है? जीत लेता है। अब जैसे ये आक्रमण करता है उस समय इसके द्वारा ये मजनेक और गोफ्ता जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, यानी ये हथियार बड़े पत्थरों को क्या है मशीनों के द्वारा फेंका जाता था शत्रु पक्ष के ऊपर, है ना। मजैनिक हथियार, जैसे हमने बहुत सारे प्राचीन समय में भी इस तरह के हथियारों के बारे में हम प्राचीन भारत के इतिहास में सुनते हैं। कब? जब आजाद शत्रु के द्वारा क्या किया जाता है? लिच्छवी संघ पर आक्रमण किया जाता है। जब लिच्छवी संघ पर आक्रमण होता है उस समय इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है कौन? आजाद शत्रु। तो ये कोई हथियार नए नहीं थे, ये हथियार भारत में प्राचीन समय में भी क्या किए जाते थे? प्रयोग किए जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का इस समय साथ किसने दिया? इस समय मोहम्मद बिन का साथ 2 बौद्ध व्यक्तियों ने दिया है, बौद्ध धर्म के व्यक्तियों ने दिया है। एक का नाम है ज्ञान बुद्धि और दूसरे का नाम है मोक्ष वासन। मोक्ष वासन, वासव। ये मोक्ष, ज्ञान बुद्धि और मोक्ष वासन जैसे विश्वासघातियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? सिंध का देवल जो बंदरगाह है वो जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कासिम यही नहीं रुकता, आगे देवल के आगे सहवाल जगह है, सहवाल जगह। इस सहवाल जगह पर कौन सामना करता है शत्रुओं का? इस समय इनका सामना करता है दाहिर का चचेरा भाई बजहरा। बजहरा भी क्या हो जाता है? बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या है? ब्राह्मणवाद, आगे देखते हैं हम। देवर जो जगह है, देवर ब्राह्मणवाद। आगे क्या है? दाहिर सामना करता है ब्राह्मणवाद के अंदर। किसका सामना करता है? मोहम्मद बिन कासिम का सामना करता है। इसी समय इन 2 बौद्ध विश्वासघातियों के द्वारा, एक का नाम ज्ञान बुद्धि और एक का नाम हम पढ़ते हैं मोक्ष वासवा है, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्फोटक में आग लगाने का काम कर दिया जाता है। दाहिर सेन हाथी के ऊपर युद्ध का संचालन कर रहा था और युद्ध का संचालन काफ़ी सफलतापूर्वक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दाहिर की क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। इसी समय इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा विस्फोटक में आग लगाने का काम कर दिया गया, जिसकी तेज ध्वनि और आग की तेज लपटों से घोड़े और हाथी विचलित हो जाते हैं और सेनाएं तितर बितर हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर दाहिर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने का काम करता है और इसी समय शत्रु पक्ष के द्वारा दाहिर के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं? बहुत सारे हथियारों की बौछार कर दी जाती है। इस तरीके से एक देश प्रेमी शासक दाहिर का क्या हो जाता है? बड़ा ही दुखद अंत हो जाता है। दाहिर का अंत होते ही हम ये नहीं कह सकते कि सिंध की विजय पूरी हो गई, नहीं। दाहिर की मृत्यु के बाद दाहिर की पत्नी रानी बाई, वह युद्ध का संचालन जारी रहती है और यह महिला भी क्या करती है? डटकर शत्रुओं का सामना करने का काम करती है। लेकिन जब उसे ये विश्वास हो जाता है कि अब क्या है, देवल
जो जगह है, ब्राह्मणवाद जो जगह है, वो अब उनके लिए क्या है, उनका पतन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भी क्या कर लिया जाता है, जौहर कर लिया जाता है। अब जब जौहर कर लिया जाता है तो इसी समय अब एक विचारधारा है, वो उसका मैं आगे आपको वर्णन करूंगा। तो इस तरीके से दाहिर क्या हो जाता है, देवल पर भी अधिकार हो जाता है, ब्राह्मणवाद पर भी अधिकार हो जाता है, मकरान पर तो पहले ही था। अब इसी समय क्या है, आगे हम देखते हैं आलोर जो राजधानी है किसकी, सिंध की। आरोर, इस आरोर पर भी क्या है, लड़ता है कौन, दहिर का पुत्र जय सिंह लड़ता है और बड़ी वीरता से लड़ता है। अंत में पराजित होता है और पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी जान बख्श दी जाती है। इस तरीके से क्या है, आरोर पर विजय के साथ ही सिंध की विजय मोहम्मद बिन कासिम की पूर्ण हो जाती है। अब मोहम्मद बिन कासिम आरोर ही नहीं रुकता, आगे और बढ़ता है और मुल्तान पर आक्रमण करता है। इसी मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम को अथाह स्वर्ण प्राप्त होता है। इसी वजह से इस मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मात्रा में उन्हें सोना प्राप्त होता है। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का यह सिंध अभियान पूरी तरीके से सफल हो जाता है। इस अभियान में हम देखते हैं कि राजा दहिर का पूरा परिवार क्या हो जाता है, अपने इस युद्ध मातृभूमि की सेवा में सारे के सारे अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। और क्या है, इसके कुछ और प्रमाण भी हमें बाद में और मिलते हैं, उनका वर्णन मैं अभी आगे करूंगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, मकरान में अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त करता है। यहाँ से मुल्तान विजय के साथ ही क्या है, सिंध विजय का ये काम और मुल्तान विजय का काम संपन्न करके मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट जाता है और इस तरीके से अब सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। आगे मोहम्मद बिन कासिम के आगे का वर्णन हमें नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि इस विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम का पतन हो गया था। अब इस पतन के दो तर्क दिए जाते हैं विद्वानों के द्वारा। एक तर्क ये दिया जाता है कि राजा दहिर सेन की एक रानी थी लाड, इस रानी लाड की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमल देवी। परमल देवी ऐसा बताया जाता है, विद्वानों का एक तर्क ये देता है कि जब इन दोनों राजकुमारियों को बंदी बनाकर कहाँ खलीफा वाहिद के सामने पेश किया जाता है, तो इन राजकुमारी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ लाने से पूर्व उनका कुमारी भंग कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में खलीफा वाहिद क्रुद्ध हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को मौत के सजा सुना देता है। एक तर्क तो ये मिलता है। विद्वानों का एक तर्क ये मिलता है कि हम देखते हैं हजाज जो ईरान का सूबेदार है, ईरान का सूबेदार हजाज से शत्रुता रखता है कौन, खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान। खलीफा इस समय खलीफा है वाहिद, खलीफा वाहिद। अब ये जो खलीफा वाहिद है इनसे शत्रुता रखता है। कौन शत्रुता रख रहा है यहां पर, खलीफा वाहिद का भाई है सुलेमान। सुलेमान शत्रुता रखता है हजाज से, हजाज से, और हजाज का दामाद कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम को मेसोपोटामिया भेज दिया जाता है, मेसोपोटामिया भेज दिया जाता है। अब मेसोपोटामिया में के अंदर ही क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से उसका काफ़ी दुखद अंत हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा हम देखते हैं, ये वर्णन हमारे सामने आता है सिंध विजय की इनकी जो कार्रवाई है। इस तरीके से हम देखते हैं सिंध पर अधिकार हो जाता है अरबों का, सिंध पर अधिकार। इसके बाद कासिम के बाद सिंध का गवर्नर बनाया जाता है जुनैद को, और जुनैद के बाद हबीब को बनाया जाता है। इस तरीके से सिंध के गवर्नर बन रहे हैं खलीफा के प्रतिनिधि जुनैद, जुनैद के बाद हबीब। अब ये जो हबीब, इसी के समय
इनको सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय शक्तियां प्रतिरोध कर रही हैं यहाँ पर। इनमें सबसे पहला प्रतिरोध का वर्णन आता है कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय मुक्तापीड, इनका वर्णन आता है। ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा क्या है, इनको भारत के अंदर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सिंध से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कश्मीर के शासक, और इनको क्या है यहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद 725 के लगभग 725 ईस्वी के लगभग ये फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार इन्हें रोक दिया जाता है गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा। गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि इसका वर्णन हमें मिलता है किसके द्वारा, इसी समय आने वाले अरब यात्री सुलेमान के द्वारा। सुलेमान अपने ग्रंथ में ये जानकारी देता है कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, प्रतिहार शासक महिर भोज है, और जब तक महिर भोज शासक है अरब भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि अरब क्या है, सिंध से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय शक्तियों के द्वारा खदेड़ दिया जाता है। इसके बाद वातापी के चालुक्यों के द्वारा भी क्या कर दिया जाता है, सिंध के इन आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया जाता है। एक और वजह भी मिलती है हमें। अल मसूदी जो इतिहासकार है, जो 941 ईस्वी के अंदर भारत की यात्रा करते हैं, इनके ग्रंथ के अंदर हमें एक जानकारी मिलती है। वह ये लिखते हैं कि सिंध के मुल्तान नामक स्थान पर, मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था। मुल्तान में सूर्य मंदिर, यह कहते हैं मुल्तान के इस सूर्य मंदिर की ख्याति इतनी थी कि काफिर जब भी मुल्तान सिंध पर आक्रमण करते, अरब सेनाएं अपनी सुरक्षा के लिए शत्रुओं को यह धमकी दे देती थी कि यदि आप लोगों ने हम पर आक्रमण किया तो हम इस मंदिर के अंदर जो सूर्य की मूर्ति है, सूर्य का मंदिर है ये, कि तोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह आक्रमणकारी वापस चले जाते थे। तो इस तरीके से इन विकट परिस्थितियों में भी क्या है, इन्होंने सिंध पर अपना अधिकार बनाए रखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अरबों का अधिकार हो गया है सिंध के ऊपर, लेकिन अभी तक सिंध से आगे अरब नहीं बढ़ पाए। और वह कब बढ़े, मोहम्मद गजनवी के समय बढ़े, 1000 ईस्वी के समय। क्या वजह थी ऐसी, हम देखते हैं अरबों ने भारत के ऊपर जो अधिकार करने में सफलता नहीं मिली, यह सफलता मिली तुर्कों को। तुर्क जातियां पश्चिम एशिया में फैली थी। भारत पर सफल आक्रमण तुर्क जातियों के द्वारा किए गए थे, तुर्क जातियों के द्वारा। अब ये सफल आक्रमण में अगर मैं बात करूं तो किसकी आता है, सबसे पहले कुछ मैं जातियों का, जैसे अगर मैं बात करूं सल्जुक, ये जाति है तुर्कों की। गुजा, ये भी तुर्कों की एक जाति है। इलवारी, ये भी तुर्कों की एक जाति है। कुरलुग, तुर्क जाति है, और भी हैं कुछ जातियाँ। तो ये कुछ प्रमुख मैंने तुर्क जातियाँ बताई हैं, जो प्रारंभ में क्या होती है, दासों की स्थिति है इनकी। ये 9वीं शताब्दी के अंदर दास स्थिति में अरबों के संपर्क में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही पहरेदार क्या हो जाते हैं, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। और बाद के अंदर इन्हीं तुर्कों के द्वारा अरबों के जो काम रुक गए थे उन कामों को आगे संपन्न किया जाता है। इन्हीं तुर्कों के द्वारा भारत के ऊपर अधिकार किया जाता है और भारतीय शासन को संचालित करने का काम किया जाता है। और भी बहुत सारे इस समय पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के अंदर क्या है, अपने साम्राज्य स्थापित करते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो सासनी साम्राज्य, गजनीवी साम्राज्य, सल्जक साम्राज्य जैसे साम्राज्य इस समय हमें देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल हम बोल सकते हैं तुर्कों के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं भारत के अंदर क्या है, यह गजनवी के आक्रमण से पूर्व की ये कुछ घटनाएं हमारे जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसी कड़ी को हम आगे कड़ी से जोड़ेंगे गजनवी के समय, जब गजनवी क्या करेंगे, 1001 ईस्वी के अंदर भारत पर आक्रमण करेंगे। तो उस समय
गजनवी के आक्रमण, और गजनवी के आक्रमण के बाद हम देखते हैं लगभग 100-150 साल, यानी हम 200 साल की बात करते हैं, 1191 और 92 में तुर्क क्या होते हैं, सफल होते हैं भारत के ऊपर अधिकार करने में, दिल्ली सल्तनत स्थापित करने में। तो कहने का मतलब है 711 से 1192 ईस्वी, इस टाइम ड्यूरेशन तक क्या नहीं कर पाए, भारत के अंदर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे तुर्क और अरब दोनों, तो इस समय हम देखते हैं जो राजस्थान इतिहास के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कर्नल टॉड, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ में क्या करते हैं, जो इस समय अरब आक्रमणों को बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि बड़ा चढ़ा के बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि इस समय अरब से एक के बाद एक आक्रमण हो रहे थे, लेकिन इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया था, किनका, भारतीय शासकों के द्वारा। और जिसका नतीजा था कि जब अरब की जो आंधी तीव्र गति में थी, तो उस तीव्र गति में क्या है, ढाल का काम किया हमारे इन उत्तर पश्चिम के शासकों की। और यही जब आंधी धीमी हो गई, और तब क्या हो पाए, तुर्कों के मार्फत क्या है, भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। यही वजह थी। वरना हम देखते हैं यूरोप पर भी इस समय क्या है, उम्र के समय ही क्या है, हम देखते हैं स्पेन आदि स्थानों पर क्या है, अधिकार कर लिया जाता है अरबों के द्वारा। और हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ टूर्स, चार्ल्स मार्टेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसने बैटल ऑफ टूर्स के अंदर क्या है, अरब या इस्लाम की इन सेनाओं को रोक देने का काम कर दिया जाता है और पराजित कर दिया। ये बैटल ऑफ टूर्स भी यही 714 के लगभग लड़ा गया था। और इसकी तरफ अगर ये युद्ध नहीं जीत पाते चार्ल्स मार्टेल, तो शायद आज पूरा यूरोप हमें क्या है, इस्लाम धर्म के प्रभाव में नज़र आता। तो आशा करता हूँ आज जो हमारी क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी लगे तो आप ज़रूर मुझे प्रोत्साहन दीजिए और मेरे इस प्रयास को क्या है, सम्मान दीजिए। और तब और भी मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊं, अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।